नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के तमाम डिमांड के बाद आपका जो पूर्व की भांति जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे थे उसको मैं शुरू कर रहा हूं। और धीरे धीरे क्वालिटी जो है, क्वालिटी और क्वांटिटी जैसे जैसे आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा। और आपको मैं डायरेक्टली बता दूं कि आपका विज्ञापन का शोरगुल जैसे सुनाई देगा अगले एग्ज़ाम का, आप इतना विश्वास रखिए आपके क्वांटिटी और क्वालिटी में दोनों में और भी बेहतर कर दी जाएगी। आप निश्चिंत होकर के, आपका साथ बना रहे, आपके लिए तमाम तैयारियां चल रही है। बहुत ही शानदार कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और संभव हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आपके तमाम दोस्तों को शानदार कंटेंट मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सामान्यतः मनुष्य का कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन पाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को मैं समाहित करने का प्रयास किया हूँ और उसको मैं समझाते जाऊँगा कि यह प्रश्न किस तरह से आपको दिक्कत में डाल सकता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सामान्यतः मनुष्य का कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन पाता है। यहाँ पे इस प्रश्न से बस यही पूछ रहा है कि सिंपल सा बात है कि सामान्यतः मनुष्य का कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन पाता है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि संगीत उपयोगी ध्वनियों को कितनी आवृत्तियों को सुन पाता है। बस सिंपल पूछ रहा है, सामान्यतः मनुष्य का कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन पाता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका 16। साथियों, आप जैसा कि पूर्व की भांति अवगत है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, मेरे से जितना संभव होता है आपको बेस्ट क्वालिटी दी जाती है। मैं कंसेप्ट आपका बिल्डअप करते जाता हूं, प्रश्नों को इस ढंग से समझाने का प्रयास करता हूं जो भी मेरे से हो पाता है, ताकि आपके समक्ष केवल रटी रटाई चीज़ें ना जाए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। और एजुकेशन गैंग में आपका टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि तमाम मटेरियल आपको वहाँ भी प्राप्त हो सके। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ निश्चित की गई है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर का जो प्रश्न था वो पूछा था सामान्यतः मनुष्य का कान कितनी आवृत्तियों का ध्वनि सुन पाता है, तो उसका आंसर हम लोग 16 लगाएं। लेकिन यहाँ पे रूप कुछ और है। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से संगीत में कम से कम, यहाँ पे सिंपल समझिए क्वेश्चन, संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ निश्चित की गई है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। निश्चित की गई है और संगीत में, तो संगीत उपयोगी और जो आवृत्तियाँ कितनी निश्चित की गई हैं, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का आंसर बदलते जाता है, अक्सर विद्यार्थी यहीं पे फंस जाते हैं। तो किसी भी प्रश्न को हल्का और हार्ड और मॉडरेट नहीं समझना, सबको एकदम सीरियस समझते हुए सारे प्रश्नों को हम लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि मेरा प्रयास हमेशा से यही रहा है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आहत नाद के लिए किस प्रकार का कंपन होना आवश्यक है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आहत नाद का मतलब क्या होता है। आहत नाद का मतलब होता है संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि, और जो ध्वनि संगीत उपयोगी होगा वह आहत नाद होगा। और जिसमें आहत नाद की बात हो जाए उसमें नियमित ध्वनि की बात हो जाएगी, नियमित कंपन, ठीक है, नियमित कंपन की बात हो जाएगी। तो इसमें आपका ऑप्शन है अनियमित, अस्थिर, मध्य लय। इसलिए नियमित इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। नाद के किस गुण के कारण पुरुष की आवाज़ औरत की आवाज़ से मोटी होती है। आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, नाद के किस गुण के कारण पुरुष की आवाज़ औरत की आवाज़ से मोटी होती है। एक चीज़ आप सुने होंगे, पिच, ठीक है, पिच का नाम तो आप सुने होंगे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, तारता बोलते हैं। और जैसे जैसे आपका क्या बोलते हैं, आंदोलन संख्या ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, हम लोग क्या अवगत करते हैं कि हम लोग का पिच भी बढ़ते जा रहा है। जैसे आप अगर सिंपल मध्य सप्तक में गायकी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मध्य सप्तक का सा लगा रहे हैं, आप ऐसे क्रम से लगाते लगाते अगर ऊपर चले गए रे गा मा पा धा नी, या फिर यहाँ पे आप मान लीजिए तार सप्तक के सा तक पहुँच गए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि
जो स्वरूप है थोड़ा सा इसका पिच आगे बढ़ जाता है और क्या होता है, आवाज़ पतला हो जाता है। ठीक है, तो यही स्वरूप है क्वेश्चन का कि नाद के किस गुण के कारण पुरुष की आवाज़ औरत की आवाज़ से मोटी होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का तारता। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ प्रयोग में आती है। देखिए संगीत में अधिकतम, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मनुष्य का कान वैसे 38,000 आपका आवृत्ति तक का ये साउंड सुन सकता है मनुष्य, लेकिन यहाँ पे संगीत में अधिकतम ऊपर का जो क्वेश्चन था प्रयोग में संगीत उपयोगी निश्चित की गई है 40 आवृत्तियों की ध्वनि। ये क्वेश्चन है संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ प्रयोग में आती है, यानी कि संगीत के लिए जो प्रयोग में आती है ध्वनियाँ वह 4000 तक आती है। आप देख रहे होंगे कि अब तक 5 प्रश्नों को हमने कराया है और 5 प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को, बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। इस 5 प्रश्न के माध्यम से अगर इससे रिलेटेड कितना भी प्रश्न है तो हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कार्यक्रम में तरह तरह के वाद्य एक साथ बजाते हैं, फिर भी हम सुन करके उन वाद्यों को पहचानते हैं और नाम वर्गीकरण कर लेते हैं, यह किसके कारण होता है। तो इस प्रश्न को हम कई बार समझाएं, फिर भी मैं बताता हूं। देखिए ये जो चीज़ होता है, तमाम जैसे हारमोनियम, तबला, आपका सितार, वायलिन, तमाम तरह के वाद्य बज रहा है और आप उसको सुन करके सबका ध्वनि समझ जाते हैं, सबका नाम सुन करके ही बता देते हैं, तो यह सहायक नाद के कारण भी होता है, जाति के कारण भी होता है, टिम्बर के कारण होता है। ये सभी एक ही चीज़ है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान के द्वारा नाद के 5 प्रकार बताए गए हैं। तो मतंग, नारद, सारंगदेव, इन्होंने, ये तीनों ने आपका नाद के 5 भेद अर्थात 5 प्रकार बताए गए हैं, तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भात लिखा हुआ है साथियों, मिसटाइपिंग हो गया, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे भावना समझिएगा। भारत ने सारणा पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा है। तो देखिए सारणा क्या आप सुनते हैं, चतुसारणा। चतुसारणा का मतलब क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, चतुसारणा, ठीक है। तो चतु का मतलब क्या होता है, 4, यानी कि 4 बार जो सारणा उतारी गई 22 श्रुतियों को प्राप्त करने के लिए, उसी की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भरत ने सारणा पद्धति में कितनी बार तारों को उतारा, तो 4 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति प्रस्थापित रहता है। यहाँ पे भी मिसटाइपिंग है। तो मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर रहता है और षडज ग्राम में 17वीं श्रुति पर। और इसी मध्यम ग्राम और आपके षडज ग्राम में जो पंचम के लिए जो श्रुति संख्या का अंतर होता है, इसी के बीच की दूरी को तो हम लोग प्रमाण श्रुति का नाम दिए। तो मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है, 16वीं श्रुति इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी मानी जाती है। देखिए दक्षिण भारत हो या उत्तरी भारत हो, समस्त भारत में श्रुतियों की संख्या 22 ही निश्चित की गई है। मतलब कि साउथ और नॉर्थ के विद्वानों ने भी 22 श्रुति माना है, इसलिए आंसर हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन है, हम लोग कुछ 1 लाइनर हिट क्वेश्चन देखेंगे टॉप बुक से। मैं एक सीरीज क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये भी समाहित करना उचित समझा हूँ कि आपके तमाम एमसीक्यू के माध्यम से कुछ अच्छे टॉपिक का 1 लाइनर भी अभ्यास हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो ये मैं सोच रहा हूँ और इस पे भी काम चल रहा है। मैं बोल ही दिया हूँ कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा आपको शानदार कंटेंट मिलते जाएगा। बस एक बार विज्ञापन का निश्चित हो जाने दीजिए कि कब तक आपका अगला एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आपके कंटेंट पे तगड़ा काम चल रहा है, उसको आपके समक्ष ला दिया जाएगा। घराना पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा से कुछ संबंधित प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेंगे, रिवीजन के तौर पे इसको आप मानिएगा। एक तरह से एक बार अगर आप वीडियो को देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो कुछ तमाम चीज़ें होती हैं जो सुनने और देखने से भी दिमाग में आ जाती है। बाकी समझने वाली जहाँ पर चीज़ें होगी वहाँ पर समझाई भी जाएगी। चलिए, अमीर खुसरो का जन्म किस शताब्दी में हुआ है, 13वीं शताब्दी में हुआ है। इसमें कुछ समझने वाला तो बात नहीं है, जहाँ पे भी लगेगा उसको समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी 1 लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अमीर खुसरो का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान से माना जाता है, आपको एटा से माना जाता है, ठीक है। एटा कहाँ पे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। उनके गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया
और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन। नायक बख्शू किस स्थान से संबंध रखते थे? तो नायक बख्शू ग्वालियर, इसका आंसर हो जाएगा। नायक बख्शू किस राजा के आश्रय में थे? मान सिंह तोमर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तानसेन के पिता का नाम क्या था? मकरंद पांडे था। ठीक है। और तानसेन का बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। तानसेन का वास्तविक नाम तन्ना मिश्र था, हम लोग देख रहे हैं। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। अकबर के दरबार से पूर्व तानसेन किस दरबार के गायक रहे? तो अकबर के दरबार से पूर्व तानसेन किस दरबार के दरबारी गायक रहे? रीवा। और रीवा नरेश ने अकबर को क्या दिया था? रीवा नरेश ने तानसेन को उपहार के स्वरूप में अकबर को भेंट प्रदान किया था, जैसा कि आप सभी इस कहानी से पहले से अवगत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने प्रदान की? तो अकबर ने अपने दरबार में उनको नियुक्त करने के बाद में कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से नवाजा था। अगला क्वेश्चन है, तानसेन के पुत्र का नाम क्या था? तो विलास खां, इसका आंसर हो जाएगा। तानसेन के और भी पुत्र थे, जिसमें से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का एक आंसर हो जाएगा विलास खां। संगीतज्ञ कुतुब बख्श को तानरस खां की उपाधि किसने प्रदान की? तो बहादुर शाह जफर, इसका आंसर हो जाएगा। टप्पा गायक मियाँ सोरी के पिता का नाम क्या था? गुलाम रसूल। मियाँ सोरी किस राजा के आश्रय में थे? आसिफ उद्दौला, इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट हम लोग देख लेते हैं, वीडियो का लेंथ भी लंबा होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमीर खां किस घराने से संबंधित थे? इंदौर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अमीर खां के गुरु का नाम बताइए? शाह अमीर। ठीक है, ये अमीर खां है, अमीर खुसरो मत समझिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, पंडित जसराज के गुरु कौन थे? तो पंडित जसराज के गुरु पंडित मोतीराम। ख्याल गायक अमरनाथ किस घराने से थे? इंदौर से। अमरनाथ किनके शिष्य थे? उस्ताद अमीर खां। पंडित जसराज के घराने का नाम बताइए? मेवाती हो जाएगा, मेवाती घराना से थे। ठीक है। राजन साजन मिश्रा बनारस घराना के कलाकार थे। राजन साजन मिश्रा के गुरु कौन थे? हनुमान प्रसाद मिश्र थे। ख्याल गायक सिंह बंधु के गुरु का नाम बताइए? उस्ताद अमीर खां। ध्रुपद गायक सियाराम तिवारी के गुरु कौन थे? बलदेव तिवारी। गुलाम रसूल किस स्थान से संबंधित रहे? लखनऊ से। कुमार गंधर्व ख्याल के किस घराने से हैं? ग्वालियर, इसका आंसर हो जाएगा। कव्वाल बच्चों की गायकी का आविष्कारक कौन है? गुलाम रसूल। ठीक है, गुलाम रसूल हो जाएगा कव्वाल बच्चों की गायकी का आविष्कारक, यानी कि कव्वाल बच्चों की गायकी का आविष्कारक कौन है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल का घराना कौन सा है? ग्वालियर। कादर बख्श और पीर बख्श किस दरबार में नियुक्त थे? लखनऊ। कादर बख्श और पीर बख्श का घराना कौन सा? देखिए यहाँ पे वो नियुक्ति हुई थी, वो नौकरी करते थे लखनऊ घराने में, लेकिन वो ग्वालियर घराने से उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्कर खां मक्खन खां किस घराने के कलाकार थे? तो शक्कर खां और मक्खन खां ये भी ग्वालियर घराने के कलाकार थे, ध्यान रखिएगा। कादर बख्श, पीर बख्श और शक्कर खां, मक्खन खां ये सभी ग्वालियर घराने से आते हैं। ग्वालियर घराने के तमाम फेमस आपके संगीतकार हुए हैं, सबका नाम याद रखिएगा। ग्वालियर घराने से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु का नाम क्या है? दिगंबर गोपाल, ये भी ग्वालियर घराने से थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर के घराने का नाम है ग्वालियर। नारायण राव व्यास के गुरु कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर हो जाएंगे। नारायण राव व्यास के गुरु कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। BR देवधर के गुरु का नाम बताइए? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर हो जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाकर के वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी और तमाम कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।